मेरी शादी हुई तो पहली ही रात माँ ने एक अजीब शर्त रख दी, तुम अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा हरगिज नहीं देखोगे। इस अनोखे आदेश का पालन करते हुए मैं अंधेरे में कमरे में दाखिल हुआ। सुबह आंख खुली तो कमरा खाली था, पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। माँ से पूछा तो बस इतना कहा गया, अभी तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। मैंने दिल पर जोर दिया और 1 महीने से ज्यादा समय इसी तरह गुजर गया। आखिरकार सब्र जवाब दे गया और मैंने इस राज को जानने की ठान ली। रात की गहरी उदासी में मैंने कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही मेरी सांसें थम गईं। मेरे सामने मेरी पत्नी नहीं, बल्कि वह खड़ी थी जिसका वजूद मेरी सोच से भी परे था। वह कोई और नहीं, मेरी माँ की। मेरा नाम वरुण है। मेरी कहानी मेरे पिताजी रमेश के बचपन से शुरू होती है, जो एक बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह अपने दादाजी ठाकुर साहब और दादी जी ठकुरानी जी के इकलौते चहेते थे और परिवार के वारिस भी वहीं थे। ठाकुर साहब की आंखों का तारा और ठकुरानी जी के राज दुलारे रमेश जो कुछ भी जुबान से कह देते थे वह फौरन पूरा हो जाता था। जो उन्हें मिल जाता वह उस पर खुश रहते और जो न मिलता उसके लिए वह जिद करके ले लेते थे। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई का बड़ा शौक था। इकलौते वारिस होने की वजह से उनकी हर बात मानी जाती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरे पिताजी ने शहर जाकर और पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिसे ठाकुर साहब ने फौरन ठुकरा दिया। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनसे दूर हो और न ही ठकुरानी जी उनके बिना रहने का सोच सकती थीं। मगर सामने उनका जिद्दी बेटा था। ठकुरानी जी के कहने पर ठाकुर साहब ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन पिताजी अपनी बात का इनकार बर्दाश्त नहीं करते थे। इस बार भी उन्होंने जिद करने की ठान ली। उन्होंने गुस्से में अपना पूरा कमरा बिखेर दिया और खाना पीना छोड़ दिया। ठाकुर साहब ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार ठाकुर साहब को मजबूरन उन्हें इजाजत देनी पड़ी। ठकुरानी जी अब भी उनके जाने पर राजी नहीं थीं। उन्होंने पिताजी को रोकना चाहा, मगर वह नहीं माने। इजाजत मिलते ही पिताजी ने दिल्ली जाने की तैयारियां शुरू कर दीं और तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद वह दिल्ली चले गए। ठाकुर साहब ने इजाजत तो दे दी थी, मगर उन्हें डर था कि कहीं वह अपने बेटे को खो न दें। ठकुरानी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। ठाकुर साहब उन्हें समझाते, बहुत देर तक उनसे इस बारे में बातें करते कि उनका वहम बस एक वहम है। ठकुरानी जी को समझाते समझाते आहिस्ता आहिस्ता वह भी इस खौफ से निकलने लगे और पिताजी से बेखबर रहने लगे। ठकुरानी जी बहुत कहती, ख्याल रखना वरुण का, मगर वह कहते कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। उन्होंने यकीन किया था जो उनकी पहली गलती थी और यह उन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली थी। समय और दूरी का खेल। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। शुरू में पिताजी महीने में 1 बार घर आते थे, लेकिन फिर 2-3 महीने गुजर जाते और उनकी कोई खबर तक न आती। ठकुरानी जी बहुत बीमार रहने लगीं। बहुत मुश्किलों से वह महीने और साल गुजारती थीं। ठकुरानी जी बहुत खुश थीं जब पिताजी की पढ़ाई पूरी हुई और वह हवेली लौट आए। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। सब खुश थे कि घर की रौनक वापस आ गई है, लेकिन मेरे पिताजी ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहने लगे। ठाकुर साहब बहुत परेशान थे। ठकुरानी जी को इस बात की फिक्र लगी हुई थी, मगर वह नहीं जानते थे कि अब एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही है। एक दिन ठाकुर साहब कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहे थे जब पिताजी इजाजत लेकर अंदर आए और उनके पास बैठ गए। ठकुरानी जी उस वक्त रसोई में थीं। ठाकुर साहब ने कॉल काट दी और उनका हालचाल पूछने लगे। कुछ ही देर बाद ठाकुर साहब ने पिताजी से उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर कुछ देर तो ठाकुर साहब गूंगे हो गए, मगर जैसे ही गुस्से का असर टूटा वह गुस्से से खड़े हो गए और पिताजी को जोर जोर से डांटने लगे। ये तुम नहीं कर सकते, ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा तो पिताजी खड़े हो गए। बाबा, मैं यह कर चुका हूँ, अब आपको इस पर हाँ करनी होगी, वरना। पिताजी ने भी गुस्से से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अब तुम जाओ अपने कमरे में, ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा। इसके बाद पिताजी फिर से कमरे में बंद हो गए। ठकुरानी जी ने बहुत पूछा कि क्या हुआ है, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर अचानक ठाकुर साहब ने अपनी बहन देवी को फोन किया और उन्हें अपने बच्चों समेत फौरन आने को कहा। तकदीर का खेल और सच्चाई का सामना। पिताजी हर चीज से बेखबर थे। वह कमरे में बंद यही सोच रहे थे कि क्या करें, किस तरह ठाकुर साहब को अपनी पसंद के लिए राजी करें, क्योंकि अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना उनके लिए सबसे मुश्किल था।
मगर वह नहीं जानते थे कि यह मरहला जल्दी ही उन्हें पार करना है। वह इसी परेशानी में टहल रहे थे जब शाम को बाहर से शोर की आवाज पर बाहर निकले, मगर बाहर का मंजर देखकर हैरत से दंग रह गए। ये सब क्या है बाबा? उन्होंने हैरानी से पूछा। मेरा हुक्म, ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा। वह अभी भी बहुत गुस्से में थे। पिताजी ने उनकी बात पर उनकी बहुत मिन्नतें की, मगर वह नहीं माने। शाम तक पिताजी का ब्याह उनकी बुआ की बेटी समरीन से हो चुका था। अगर तुम शहर जाकर मोहब्बत के जाल में न फंसते तो मैं कभी यूं अचानक तुम्हारी शादी न करता, बल्कि धूमधाम से सब होता। मगर तुम छोड़ो, अब मेरी बात याद रखना, अगर कभी तुमने समरीन को दुख देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा। ठाकुर साहब की यही धमकी थी, जिस पर पिताजी मजबूर हो गए और चुप रहे। वक्त गुजरता गया। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। माँ और पिताजी के ताल्लुकात कभी अच्छे न रहे। मैं 2 साल का था जब ठाकुर साहब और ठकुरानी जी की मौत एक हादसे में हो गई। पूरी हवेली में शोक का माहौल था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरी माँ समरीन मुतमिन लग रही थीं। वक्त पर लगाकर गुजर रहा था। मैं इस वक्त 6 साल का था जब एक रोज माँ को कमरे में कुछ पढ़ते सुना। मैं भागकर कमरे के दरवाजे तक गया तो मेरी सांसें थम गईं। उन्हें इस हालत में देखकर मैं फौरन घर से बाहर भाग गया। अब यह रोज का मामूल बन गया था। वह रोज यूं ही कमरे में बैठी कुछ पढ़ती, जिसकी वजह से मैं उन्हें देखकर और सुनकर डर और खौफ से घर से निकल जाता। कड़वी हकीकत और एक नाखुशगवार रिश्ता। मेरी उम्र 10 बरस हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी यह आदत नहीं बदली थी। मैं अब समझने लगा था कि वह क्या कर रही हैं, मगर कभी बोलने की हिम्मत न हुई, न ही कभी पिताजी को बताने की कोशिश की। वैसे भी पिताजी सवेरे के निकले रात गए वापस आते। इसी वजह से माँ का मिजाज हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता। वक़्त का काम था गुजरना, सो वह गुजरता रहा, लेकिन इन दोनों में कोई फर्क नहीं आया। कितनी अजीब बात है। हमारे बड़ों को लगता है कि जबरदस्ती की शादी एक दिन कामयाब होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जबरदस्ती से सिर्फ बात मनवाई जा सकती है, और बात मनवाने से रिश्ते नहीं बनते, सिर्फ मजबूरी बनती है। पिताजी और माँ जी के लिए यह रिश्ता मजबूरी बन चुका था। दोनों ही इस मजबूरी को घसीट रहे थे। मेरी उम्र 15 साल थी जब एक दिन पिताजी जल्दी घर लौट आए। मैं उस वक्त हवेली के दरवाजे पर बैठा था, क्योंकि अंदर माँ के कुछ पढ़ने की वजह से माहौल डरावना हो चुका था। मुझे उनके पढ़े हुए अल्फाजों से डर लगता था, इसीलिए बाहर निकल जाता। उस दिन भी यही हुआ। मैं बाहर बैठा था जब अचानक एक गाड़ी मेरे पास रुकी। मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने पिताजी को देखकर डर गया। वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने मुझे उठाते हुए पूछा। मैं उन्हें इतनी जल्दी घर में देखकर हैरान था, मगर अगले ही लम्हे उनके सवाल से डर गया। कुछ नहीं बाबा, मैं बस यूं ही बैठा था, मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। अगर उन्हें पता लग जाता तो वह क्या करते? वह गहरी नजरों से मुझे घूरने लगे, फिर बोले, अच्छा तो चलो अंदर। वह मुझे साथ लिए अंदर दाखिल होने लगे थे। मुझे डर था कि कहीं वह माँ को वह सब करते देखकर गुस्सा न करें। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। पिताजी मुझे हैरत से देखने लगे और कहा, तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। मैंने उनसे बाग में चलने की जिद की तो वह कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, नहीं, मैं थक गया हूं, कल चलेंगे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, नहीं बाबा, मुझे अभी जाना है। मैंने भी उनके हाथ को खींचते हुए कहा, ठीक है चलते हैं, मैं कपड़े बदल लूं। वह फिर से अंदर जाने लगे। मैंने उनके सामने हाथ करके उन्हें रोक दिया। बाबा रहने दें, आकर बदल लीजिएगा, अभी चलें। मैंने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, तो वह ठीक है कहकर मेरे साथ बाग की तरफ चल पड़े। वहां हम आधा घंटा रुके। मैं सारा रास्ता दुआ करता रहा कि माँ फौरिग हो चुकी हों। हवेली में दाखिल होते ही मेरी जान में जान आई। माँ को नौकरानी के साथ रसोई में जाते देखकर बाबा ऊपर कमरे में चले गए। कुछ दिन गुजरे थे जब मैंने माँ से बात करने का सोचा। मैं भले ही उम्र में 15 साल का था, मगर मेरा दिमाग बड़ा हो चुका था। जो बच्चा रोज बरोज अपने माँ बाप की लड़ाई सुनेगा, वह बच्चा नहीं रहेगा। यही हाल मेरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा कि मैं भी उनके दरमियान हूँ। वह हर वक्त लड़ते जब भी सामने होते। मैं उनसे दूर हो चुका था, मगर उन्हें परवाह न थी। मैं पहली दफा यूं माँ से बात करने का इरादा रखता था। प्रणाम, कैसी हैं माँ जी? मैंने उनके पास पड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। प्रणाम, वह जवाब देती हुई फिर से अपने काम में मसरूफ हो गईं। माँ जी, आप यह सब क्यों करती हैं? ये न किया करें।
अगर पिताजी को पता चल गया तो। मैं रुक रुक कर बोल रहा था जब वह मुझे घूरने लगी। मैंने गला साफ किया। देखिए माँ जी, ये गलत काम है। अगर पिताजी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। मैं आप दोनों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उन्हें बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। सच्चाई कब तक छुपती। एक रोज मैं कमरे में बैठा पढ़ रहा था। जब बाहर से पिताजी के चिल्लाने की आवाज पर बाहर भागा तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग घूम गया। जिसका डर था वही हुआ। पिताजी माँ पर गुस्सा कर रहे थे और वह भी दो बदो जवाब दे रही थीं। मैं भागकर उनके करीब गया। पापा, मेरी बात सुने। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा। नहीं वरुण, तुम नहीं जानते ये क्या कर रही थी, पिताजी ने गुस्से से कहा। मगर मेरी बात सुनकर वह बेहिस हो गए। तुम जानते थे? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। वह कुछ देर बाद हवेली से निकल गए और उस दिन के बाद वह वापस नहीं लौटे। उन्होंने कहीं बाहर ही ठहरना शुरू कर दिया। दिन गुजर रहे थे। मुझे अब बहुत परेशानी होती कि वह वापस क्यों नहीं आ रहे। मैंने उनसे मिलकर सब कुछ ठीक करने का सोचा और उन्हें ढूंढने लगा। कई दिन यूं ही लग गए मगर वह मुझे कहीं न मिले। एक रोज मैं हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, यही सोचता हुआ कि वह कहाँ जा सकते हैं, जब अचानक मेरी नजर सामने पड़ी तो मैं पलटना भूल गया। सामने का मंजर देखकर दिल की धड़कन रुक गई। यूं लग रहा था जैसे सब खत्म हो रहा हो, कुछ भी न बचा हो। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। उस रोज पिताजी वापस तो लौटे मगर दुनिया से बेखबर। वह मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरा फैसला और एक नया धोखा। डन। मैं इसके बाद कमरे में बंद रहने लगा। माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सो रहा था जब किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने तकिया कानों पर रखा मगर फिर भी शोर कानों से टकराकर मेरी नींद खराब कर रहा था। मैंने गुस्से से उठकर बिना चप्पल पहने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। बड़ी माँ कह रही हैं, खाना खा लें आकर, उसने मुझे देखते हुए कहा। कौन हो तुम? मैंने गुस्से से पूछा तो उसका जवाब सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। भाभी हूं, वह बोलते ही चली गई। शायद वह डर चुकी थी। मैंने बिना उस पर ध्यान दिए वापस दरवाजा बंद किया और लेट गया। शाम को माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं न चाहते हुए भी चला गया। मुझे तुमसे बात करनी है, उन्होंने बात शुरू की। मैं उनके बदले हुए लहजे पर हैरान था। खैर, कुछ भी हो, मेरी माँ थी वह, एहतराम जरूरी था। मैं चाहती हूँ तुम जमीनों के काम संभाल लो। उनकी बात सुनकर पहले मैंने नासमझी से उन्हें देखा, फिर बात समझ आने पर गहरा सांस लेते हुए खड़ा हो गया। ठीक है, कहते ही मैं वापस चला गया। मैं 20 साल का हो चुका था। अपनी पढ़ाई के साथ सारे मामलात संभालकर मैंने अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लिया था। माँ मुझसे खुश थीं। मैंने उन्हें कभी कुछ गलत नहीं कहा था। मैं जमीनों से वापस आया तो घर में रौनक सी महसूस हुई। लाउंज में कुछ लोग बैठे थे। उन्हें प्रणाम करता हुआ मैं कमरे में चला गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माँ ने मुझे मुखातिब किया। देखो वरुण, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो चुकी है। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मैं उनसे इस बात की तवक्को इतनी जल्दी नहीं रखता था, इसलिए चुप रहा। बिना जवाब दिए ही उठ गया। शाम को जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो फिर से वह मेरे सामने खड़ी थीं। वरुण, कुछ पूछना था, उन्होंने फिर से कहा। देखिए माँ, मैं तैयार नहीं हूं, मैंने उन्हें देखते हुए कहा। मैं काफी थक चुका था और अब आराम करने के लिए जल्दी कमरे में जाना चाहता था, मगर माँ शायद बहस करने की तैयारी में थीं। काफी देर बहस के बाद वह जीत गईं और मैं हार मानता हुआ कमरे में चला गया। घर में अब मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। माँ बहुत खुश थीं। मुझे उन्हें खुश देखकर खुशी हुई। मैंने अभी तक न बहू को देखा था न उसके बारे में कुछ पूछा था। हैरत की बात यह थी कि माँ ने भी उसका जिक्र नहीं किया था। मैं भी अपनी दुनिया में मग्न था। पिताजी के चले जाने के बाद बेटा चक्की में पिसे आटे की तरह होता है। मेरा भी यही हाल हुआ था। रोज सुबह जल्दी जाना, रात देर तक काम करना। मैं अपनी ये हालत किसे बताता? माँ को तो मेरी फिक्र थी नहीं। मेरी फिक्र शुरू से ही पिताजी को थी, उनके अलावा किसी को नहीं। मैं थका हारा आता तो माँ नौकरानी से कहकर खाना लगवा लेती। मुझे भी अब खास फर्क नहीं पड़ता था। माँ ने मुझे बाजार जाने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने सब कुछ खुद खरीदा। शादी का दिन भी आ पहुंचा। हल्दी की रस्म के बाद मैं फौरिग होकर अपने कमरे में आ गया। बाहर अब भी शोर हो रहा था। मैंने तकिया कानों पर रखा और सो गया। अगले दिन बारात थी। रुखसती के बाद मैं घर आया तो माँ ने मुझे मेहमानों के पास बैठने का कहा। मुझे सख्त चिढ़ थी यूं बैठने से, मगर मजबूरी थी, माँ का हुक्म था। मैं बैठ गया। रात का 1 बज गया जब मैं नींद का बहाना करता कमरे की तरफ जा रहा था। वरुण, देखो बेटा, अभी ठीक वक्त नहीं,
अभी तुम अपनी दुल्हन से नहीं मिल सकते, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। माँ ने समझाने के अंदाज में कहा। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। क्या मतलब माँ जी? मैंने तंग आकर पूछ लिया। वरुण, तुम अभी अपनी दुल्हन से नहीं मिल सकते। उन्होंने एक बार फिर वही कहा। मगर क्यों? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। क्योंकि अभी वक्त नहीं। मेरी बात समझो बेटा। वह मेरे चेहरे पर नरमी से हाथ फेरती बोली। ठीक है माँ जी, शुभ रात्रि, मैंने कहा और कमरे में चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो अंधेरे ने मेरा स्वागत किया। मैंने पहले गौर से सब कुछ देखने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई न दिया। मैं सीधा जाकर लेट गया। अगली सुबह जब उठा तो कमरा खाली था। मैं बाहर गया तो सिर्फ माँ बैठी थीं। मैंने उनसे नाश्ते का पूछा तो उन्होंने नौकरानी से कहकर नाश्ता लगवा दिया। मैंने नाश्ते के दौरान अपनी पत्नी का इंतजार किया, मगर वह नहीं आई। माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? मैंने आम से लहजे में पूछा। कहाँ तो था, अभी सही वक्त नहीं है। उनकी बात पर मैं हैरत से उठकर चला गया। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर वह मुझे कहीं नजर न आई। रात को फिर माँ ने वही कहा जो पिछली रात को कहा था। एक हफ्ता इसी तरह गुजरा। उन्होंने वलीमा भी नहीं होने दिया और मुझे उसे देखने से भी मना किए रखा। मैं अब परेशान होने लगा कि आखिर क्यों वह मेरे सामने नहीं आती। इसी सोच से अब गुस्सा आ रहा था जो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। 1 महीना हो गया। गुस्सा इस कदर तेज हुआ कि रात को कमरे में जाते ही बल्ब रोशन किया, लेकिन जैसे ही नजर बिस्तर पर पड़ी तो मेरी सांस अटक गई। गुस्से की जगह हैरत ने ले ली। मैं हक्का बक्का सा सामने अपनी पत्नी को देख रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ की छोटी बहन फ्लोरेंस थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से से पूछा। रात के 10 बज रहे थे। अपने पति के पास हूँ, उसने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मेरा दिमाग पूरा घूम चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरी पत्नी है। क्या माँ मेरे साथ ये जुल्म कर सकती हैं? मेरे दिल ने सवाल किया। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, मैंने गुस्से से कहा। मेरा दिमाग फटने लगा था। देखो वरुण, मेरी बात सुनो। वह मेरे पास आते हुए सुकून से बोली। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए बाहर ले जाते कहा। माँ जी, मैं चिल्ला रहा था। उस वक्त मैं बिल्कुल होश में नहीं था। इतना बड़ा धोखा हुआ था मेरे साथ और मैं एहतरामन चुप रहा, यही सोचकर कि मेरी माँ मेरा अच्छा सोच रही हैं। कभी कभी हम इस कदर बेवकूफ हो जाते हैं कि सब हमें पागल समझते हैं। मैंने आंखें क्या बंद की। मेरी अपनी माँ ने ही मुझे अंधा समझ लिया। मैंने उस दिन माँ के सामने अपनी पत्नी और माँ की बहन को उनके सामने लाकर खड़ा किया और पूछा कि वह मेरी पत्नी कैसे? तो उनका जवाब सुनकर मैं पत्थर का हो गया। मेरी शादी तुम्हारे पिताजी से जबरदस्ती हुई थी। मेरी शादी मेरी सौतेली बहन से हो, उन्होंने तुम्हारे पिताजी को जुबान दी थी। हमारे खानदान में बाहर शादी नहीं करते। वरुण, यह तुम जानते थे और फ्लोरेंस के लिए खानदान में कोई राज नहीं था, क्योंकि वह हमारी सगी नहीं है। इसी वजह से मामा जी ने तुम्हारी और उसकी मंगनी की थी, जिससे तुम्हें अनजान रखा। मैंने जो किया वह मामा जी की मर्जी के मुताबिक किया, मेरी मर्जी नहीं थी इसमें, क्योंकि मैंने मामा जी के जबरदस्ती के रिश्ते में उम्र गुजार दी। जादू टोना सब कुछ किया, मगर कभी भी तुम्हारे पिताजी को हासिल न कर सकी। सारी जिंदगी यही सोचती रही कि काश मैं ही इनकार कर देती तो यूं जिंदगी मुसीबत में न गुजरती। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे, कि तुम किसी मुसीबत से गुजरो। मुसीबत भी वह जो मैं बर्दाश्त करती आई थी, मगर वसीयत के मुताबिक अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी सारी जायदाद तुमसे छिन जाती, जो मैं होने नहीं देना चाहती थी। मगर तुम फिक्र न करो, अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो तुम उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि अब तुम महफूज हो। माँ की बातें मेरे दिमाग की रगों को जकड़ रही थीं। ठाकुर साहब ने हम बाप बेटे की जिंदगी को मजाक समझा था कि इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से कर गए। एक बार भी नहीं सोचा कि इसका क्या अंजाम होगा। मैं सीधा कमरे में वापस चला गया और सारी रात तकलीफ में गुजरी। क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? ये सवाल मुझे परेशान करता रहा। एक नई शुरुआत और कबीर का आगमन। आहा, आखिरकार मैंने फैसला कर लिया और अगली सुबह माँ को बता दिया, जिस पर वह आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। तुम सच कह रहे हो? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। जी, मैंने एक लफ्जी जवाब दिया। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ वरुण, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उन्होंने उलझन से पूछा। माँ जी, ये सही नहीं है। यही कहा था कल रात को आपने, इसलिए मैं इस ब्याह को कायम रखना चाहता हूँ, क्योंकि ब्याह बहुत पाकीज़ा रिश्ता है और मेरे बड़ों के फैसलों की सजा किसी और को क्यों मिले? जो होना था हो चुका,
अब मैं और गलत फैसले बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप वलीमे की तैयारी करें। मैंने कहा तो वह मेरी पेशानी चूमती पूछने लगी, तुम खुश हो वरुण? उनके पूछने पर मैं मुस्कुराता हुआ हाँ में सिर हिला दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। बेफिक्र रहें आप। मैंने उनके सिर पर होंठ रखे। वह मेरी माँ थी और माँ बाप बुरा नहीं करते, कभी भी नहीं। फ्लोरेंस बहुत अच्छी तरह से सब कुछ संभालती है और सबका ख्याल रखती है। मैं आज भी खुश हूँ। माँ बाप बुरा नहीं करते, मगर कभी कभी उनके फैसलों का अंजाम बुरा बन जाता है, जिससे औलाद की जिंदगी पर असर पड़ता है। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि फैसले करते वक्त सोच लिया करें। बाकी का किस्मत तो भगवान के हाथ में है। फ्लोरेंस के साथ रहने का फैसला करने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया सुकून आ गया था। माँ भी मुझसे और फ्लोरेंस से बहुत खुश थीं। लेकिन एक दिन हमारी जिंदगी में फिर से हलचल मची जब एक पुराना दोस्त, जो मेरे कॉलेज के दिनों में दिल्ली में मेरे साथ रह चुका था, मेरे पास आया। उसका नाम कबीर था। कबीर बहुत ही ज़हीन और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा मेरी मुश्किलों में मेरे साथ खड़ा रहता था। लेकिन हमारे दरमियान एक बात पर इख्तिलाफ हो गया था, और वह यह था कि कबीर हमेशा मेरे पिताजी की तरह ही अपने खानदान की रिवायात को सबसे ऊपर रखता था। उसने मुझे कई बार समझाया था कि मैं उस लड़की को भूल जाऊं जिससे मैं दिल्ली में मिला था। कबीर के आने पर हम सब बहुत खुश थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। उसने मुझे बताया कि वह अपने घर से भागकर आया है। उसके पिताजी, जो एक छोटे जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे और जो ठाकुर साहब के बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनका यह ख्वाब था कि वह अपने खानदान की इज्जत को बढ़ाए, और इसका वाहिद तरीका था कि वह कबीर की शादी अपनी बहन की बेटी से करा दें। कबीर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अपने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। वह चाहता था कि उसकी शादी उस लड़की से हो जिससे वह सच्ची मोहब्बत करता था। उसने मुझे कहा कि उसकी पिताजी ने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई थी, लेकिन कबीर ने शादी से इनकार कर दिया और वह घर से भागकर चला आया था। मैंने उसे हौसला दिया और उससे कहा कि वह अपनी महबूबा से शादी कर ले, और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह मुझसे ले सकता है। मैं उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार था। कबीर ने मुझे बताया कि उसकी महबूबा, जिसका नाम लीला था, उसके पिताजी के घर में नौकरानी थी। लीला भी कबीर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कबीर ने लीला को घर से भागकर लाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं उसकी ख्वाहिश को फौरन पूरा करने के लिए तैयार हो गया। कबीर ने कहा कि लीला के घर वाले एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और वह भी अपनी बेटी की शादी कबीर से नहीं कराना चाहते थे। कबीर के पिताजी को भी इस बात की खबर लग गई थी कि कबीर अपनी नौकरानी की बेटी से मोहब्बत करता है। उसने कबीर को बहुत डांटा और उसे डराया कि अगर वह उससे शादी करेगा तो वह उसे खानदान से निकाल देंगे। कबीर ने मुझसे मदद मांगी और मैं उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। कबीर और लीला का नया सफर। मैंने माँ और फ्लोरेंस को कबीर की कहानी सुनाई और वह भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए। वह दोनों बहुत ही अच्छी और नेक दिल थीं। उन्होंने कबीर को लीला को भगाकर लाने का मशवरा दिया और मैंने उसके लिए एक गाड़ी और कुछ पैसे भी दे दिए। मैंने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह मुझसे बेफिक्र होकर ले सकता है। अगले दिन कबीर चला गया। वक्त गुजरता गया और कबीर की कोई खबर ना आई। मैं परेशान हो गया और मैंने सोचा कि कहीं उसके पिताजी ने उस पर कोई जुल्म न किया हो। इसी वजह से मैं कबीर को ढूंढने लगा। मैं अपनी गाड़ी लेकर कबीर के गांव की तरफ निकल पड़ा। कई दिन की तलाश के बाद मैं कबीर के पिताजी के घर पहुंचा। मैंने उनसे बात की और उनको कबीर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कबीर ने अपनी मर्जी से शादी की है और वह खुश हैं। मैंने उन्हें कहा कि कबीर और लीला खुश हैं और उन दोनों को मोहब्बत करने का हक है। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे वापस जाने का कहा। जब मैं वापस जा रहा था तो मुझे कबीर की आवाज सुनाई दी। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने कहा कि वह गांव के एक दूसरे घर में रह रहा है और वह अपनी पत्नी लीला के साथ बहुत खुश है। मैंने उससे मुलाकात की और उसे बताया कि उसके पिताजी उस पर बहुत नाराज हैं। कबीर ने कहा कि उसे अपने पिताजी की फिक्र नहीं है, वह बस लीला के साथ रहना चाहता है। मैंने उसे बताया कि उसके पिताजी उस पर बहुत गुस्से में हैं और उन दोनों की शादी को कबूल नहीं करेंगे। कबीर ने कहा कि उसे इस बात का इल्म है और वह कभी भी अपने पिताजी को राजी नहीं कर सकेगा। मैंने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह मुझसे बेफिक्र होकर ले सकता है। मैंने उसे बताया कि मैं उसके साथ हूँ। मैं उससे मिलकर वापस अपने घर आ गया।
मैंने माँ और फ्लोरेंस को कबीर की कहानी सुनाई और उन्होंने भी मेरी बात पर ध्यान दिया। वरुण का फैसला और कबीर की नई जिंदगी। मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं कबीर की हर मुमकिन मदद करूंगा। मैंने कबीर को एक अच्छा सा कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए ताकि वह अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी को बेहतर बना सके। कबीर ने मुझे यकीन दिलाया कि वह बहुत जल्द ही मेरे पैसे वापस कर देगा। मैंने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि वह मेरे भाई की तरह है और वह मेरे साथ है। वक्त गुजरता गया और कबीर ने बहुत मेहनत की और उसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली। उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी उससे बहुत खुश हैं और उन्होंने उसे उसकी पत्नी के साथ कबूल कर लिया है। कबीर ने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वह न होता तो वह इस तरह से कामयाब न होता। मैंने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा था। मैंने उसे बताया कि मैंने उसकी मदद करके खुशी महसूस की है। कबीर ने एक दिन मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी पैदा हुई है और उसने उसका नाम मेरी माँ के नाम पर रखा है। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने उसकी मदद की थी और वह उसकी शुक्रगुजार थी। मैंने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि वह मुझे कभी भी ना भूले और मैं उसके साथ हूँ। कबीर ने मुझे बताया कि वह बहुत खुश है और अब वह एक नई जिंदगी गुजार रहा है। मैं भी बहुत खुश था कि मैंने कबीर की मदद करके एक नेक काम किया है। मैंने यह भी महसूस किया कि मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आ चुकी है और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में फ्लोरेंस और माँ भी बहुत खुश हैं और हम सब एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं। माँ की कहानी और एक नया राज। और कबीर ने बताया कि उसकी बेटी का नाम उसने मेरी माँ के नाम पर रखा है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कबीर को गले लगाया और उससे कहा कि वह मुझे कभी न भूले। कबीर ने मुझे बताया कि वह मुझे कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने उसकी मदद करके एक नेक काम किया है। कबीर ने यह भी बताया कि उसके पिताजी अब उस पर बहुत खुश हैं और उन्होंने उसे उसकी पत्नी के साथ कबूल कर लिया है। कबीर ने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह मेरे बिना इस तरह से कामयाब न होता। मैंने कबीर को तसल्ली दी और कहा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा था। मैंने उसे बताया कि मैंने उसकी मदद करके खुशी महसूस की है। कबीर ने मुझसे कहा कि उसके पिताजी ने उसके एक दोस्त को भी उसकी मदद करने के लिए भेजा था। उसका नाम रामन था। रामन एक बहुत ही ज़हीन और नेक दिल इंसान था। उसने कबीर की हर मुमकिन मदद की और उसने उसको अपना एक नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसे भी दिए। रामन ने यह भी कहा कि वह कबीर की मदद करके खुशी महसूस करता है। रामन ने यह भी कहा कि वह कबीर को अपना भाई समझता है और वह उसके साथ है। रामन के साथ मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। वह एक बहुत ही नेक और समझदार इंसान था। मैंने फ्लोरेंस को भी रामन के बारे में बताया और वह भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। हम सब ने रामन के साथ बहुत वक्त गुजारा और हम सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठा था और मैंने उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वह बहुत परेशान थीं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ, जो कि ठकुरानी जी की भांजी थीं, उनके वालिदैन ने उनकी शादी एक ऐसे शख्स से करवाई थी जिसे वह नहीं जानती थीं। उन्होंने कहा कि उनकी शादी से वह खुश नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वह बहुत परेशान थीं और उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। माँ ने कहा कि वह कभी भी अपने पिताजी की बात नहीं मानना चाहती थीं, मगर वह मजबूर थीं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने उनकी शादी एक ऐसे शख्स से करवाई थी जिसे वह नहीं जानती थीं और वह उनके साथ खुश नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थीं। माँ ने कहा कि उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जो उन्हें नहीं पसंद था और वह उनके साथ खुश नहीं थीं, मगर वह मजबूर थीं। उनके पिताजी ने उन्हें इस बात की धमकी दी थी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेंगी तो वह उन्हें जायदाद से निकाल देंगे। माँ ने कहा कि उन्होंने उससे शादी की ताकि उनकी जायदाद उनके हाथ से न जाए। माँ ने कहा कि वह बहुत परेशान थीं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। माँ ने कहा कि वह कभी भी अपने पिताजी की बात नहीं मानना चाहती, मगर वह मजबूर थीं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने उनकी शादी एक ऐसे शख्स से करवाई थी जिसे वह नहीं जानती थीं और वह उनके साथ खुश नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थीं। पुराने जख्म और नई उम्मीद। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूँ और मैं उनकी मदद करूंगा। माँ ने मुझसे कहा कि वह बहुत खुश हैं कि मैं उनके साथ हूँ। मैंने कहा कि वह अब मेरी जिम्मेदारी है
और मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूंगा। माँ ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि मैं उनके साथ हूँ। मैंने यह भी फैसला कर लिया था कि मैं माँ की मदद करके एक नेक काम करूंगा। मैंने माँ को एक अच्छा सा कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए ताकि वह अपनी और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि वह बहुत जल्द ही मेरे पैसे वापस कर देंगी। मैंने माँ को तसल्ली दी और कहा कि वह मेरी माँ हैं और वह मेरे साथ हैं। वक्त गुजरता गया और माँ ने बहुत मेहनत की और उसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने मुझे बताया कि वह बहुत खुश हैं और अब वह एक नई जिंदगी गुजार रही हैं। मैं भी बहुत खुश था कि मैंने माँ की मदद करके एक नेक काम किया है। मैंने यह भी महसूस किया कि मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आ चुकी है और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में फ्लोरेंस, माँ और अब रामन भी बहुत खुश हैं और हम सब एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं। मैंने माँ से यह भी कहा कि वह अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें। उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं और वह एक नई जिंदगी गुजार रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि वह मेरी माँ हैं और वह मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। माँ ने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह मुझे कभी भी नहीं भूल सकती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, मगर हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में हमें हमेशा मोहब्बत और दोस्ती को सबसे ऊपर रखना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे को माफ करना चाहिए और कभी भी एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए।